नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 18 के अंतर्गत इस लोदी वंश के बारे में। इसमें 3 प्रमुख शासक है। यहाँ पे बहलोल लोदी है, इसका पुत्र होगा सिकंदर लोदी, और सिकंदर लोदी का पुत्र होगा यहाँ पे इब्राहिम लोदी। अगर देखिए इनकी साम्राज्य या फिर शासनकाल की अवधि की अगर बात करें तो इनका साम्राज्य लास्ट जो सैयद वंश हम लोगों ने देखा हुआ था उसके बाद से यहाँ पे ये लोग अपना साम्राज्य विस्तार करने का प्रयास करेगा। और इनका टाइम पीरियड भी अगर देखा जाए तो काफ़ी अधिक है। खासकर अगर इस बहलोल लोदी का टाइम पीरियड देखें तो देखिए 1451 से लेके 1489 तक, अर्थात कह सकते हैं आपकी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे जो लंबी अवधि तक शासन करने वाला शासक यही होता है बहलोल लोदी। उसके बाद यहाँ पे सिकंदर लोदी है जो इस लोदी वंश का सबसे ही सक्षम या फिर शक्तिशाली शासक के रूप में इसको जाना जाता है। और लास्ट में इब्राहिम लोदी के समय देखेंगे तो बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, क्योंकि लगभग 1526 के आसपास इसी के समय मुगलों का भारत में आक्रमण हो जाएगा। अर्थात अब आपको ठीक है जानने का यह अवसर मिलेगा कि बाबर किस प्रकार से भारत में आक्रमण करेगा और पानीपत का जो प्रथम युद्ध में इस इब्राहिम लोदी को पराजित कर देगा। और उसके बाद से भारत में एक नया युग का प्रारंभ हो जाएगा, एक नया वंश का प्रारंभ हो जाएगा, अर्थात मुगल साम्राज्य का आरंभ हो जाएगा। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं एक ही क्लास में इन तीनों ही शासकों के बारे में। यहाँ दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरी तरीके से ठीक है फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट के साथ ये क्लास को कराया जा रहा है। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी क्यूरी हो तो व्हाट्सएप करें, एंड पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब यहाँ पे यही है, देख पा रहे हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे जो अंतिम 5वें नंबर का यहाँ पे देख पा रहे हैं यही है लोदी वंश। इन लोदियों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देख पा रहे हैं इनका जो साम्राज्य विस्तार है, खासकर सैयद वंश के कंपेरिजन में देखेंगे तो थोड़ा बहुत इनका साम्राज्य विस्तार होगा। और वो साम्राज्य विस्तार होगा इधर जौनपुर के तरफ, वर्तमान में उत्तर प्रदेश का जो एरिया है ठीक है, गोमती नदी के किनारे हुए उन्होंने बसा हुआ, वहीं जो आप कह सकते हैं कि जो बनारस का जो क्षेत्र है उसी के आसपास का जो इलाका है, तो इधर ये लोग अपना साम्राज्य विस्तार करेगा और बंगाल तक ये लोग आने का प्रयास करेगा। इधर बहुत चैलेंज मिलेगा, इधर राजपूतों के तरफ से, खासकर राजस्थान के क्षेत्रों के तरफ से, और थोड़ा बहुत इधर देखेंगे तो मध्य प्रदेश के तरफ ही लोगों का साम्राज्य विस्तार करने का प्रयास करेगा। अब कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, सब चीज़ हम लोग इसमें जानने का प्रयास करते हैं। देख पा रहे हैं प्रथम अफगान राज्य के रूप में इसको जाना जाता है। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट क्लास पढ़ा था कि पहला जो सिया जो वंश था वहीं सैयद वंश था, वैसे ही यहाँ पे प्रथम जो अफगान राज्य के रूप में, चूँकि ये लोग पूरी तरीके से अफगानिस्तान के रहने वाले मूल निवासी के रूप में स्टेबलाइज हैं। पहले भी लोग आया, सब तुर्की सब आया, अफगानिस्तान के रास्ते होके यहाँ पे आया, लेकिन वो सब तुर्की था। ये प्रॉपर है पे ध्यान रखिएगा अफगानी सब है। अब यहाँ पे देखिए व्यापारियों के रूप में ये सब भारत आया। उसके बाद से जब भारत आया तो उस समय खासकर जो सैयद वंश चल रहा था या फिर तुगलक वंश चल रहा था, उसी समय से ये दिल्ली सल्तनत में प्रशासनिक पदों पर एक अपना सब कार्य करने लगा। क्योंकि श्रेष्ठता को यहाँ पे बल दिया जा रहा था सबसे पहले, और उसी के आधार पे इनको ठीक है प्रशासनिक पदों पर रखना शुरू कर दिया गया। और जैसे ही दिल्ली सल्तनत की शक्ति कम पड़ेगी, इतिहास की विडंबना है ठीक है, या फिर आप देख लीजिए ना, ये मतलब ट्रेंड है एक तरीके का कि जैसे कोई शासक कमज़ोर होगा, जैसे कोई शासक अयोग्य होगा, तो फिर उसके स्थान पे देखेंगे तो उसके अगल बगल के लोग ही उसको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने में लगे होते हैं। यही चीज़ किया लोदियों ने। देखा कि जैसे ही सैयद वंश के शासक कमज़ोर हो रहे हैं तो फटाक से मतलब इंस्टेंट बहलोल लोदी ने किस प्रकार से, देखिए अंतिम जो शासक था सैयद वंश के अंतर्गत अलाउद्दीन जो अहमद शाह था, किस प्रकार से देखिए बेचारा बदायूं भाग के चला गया और यहाँ पे कंट्रोल कर लिया गया। अब इसमें 3 शासक आएंगे, जैसे कि पहला है बहलोल लोदी 1451 से लेकर 1489 तक। उसके बाद से इसका पुत्र होगा सिकंदर लोदी 1489 से लेकर 1517 तक। और तीसरे नंबर का होगा यहाँ पे इब्राहिम लोदी 1517 से लेकर 1526 तक। ये टाइम पीरियड इनका याद नहीं करना है, बस ये लगना चाहिए कि बीच में कोई खाली गैप नहीं बच रहा है ठीक है। ये मानसिक तनाव वाली बात यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब चलिए बारी बारी से हम लोग देखते हैं बहलोल लोदी को। 1451 से लेकर 1489 तक का ये टाइम पीरियड है, यही है बहलोल लोदी। एक सांकेतिक चित्र के माध्यम से इसको आप समझ सकते हैं।
जन्म अगर देखा जाए तो इसका 1402 ईस्वी में जन्म हुआ है। कहाँ पे हुआ है तो देखिए अफ़गानिस्तान के वहाँ पे जो पश्तून जो ठीक है परिवार जो है यहाँ पे जाति के रूप में अभी वर्तमान में काफ़ी चर्चा में रहा हुआ था पश्तून लोग, तो वहीं पे इसका जन्म हुआ था। गिलजाई कबीले की एक शाखा थी साहू खेल में, ध्यान रखिएगा गिलजाई कबीला के एक ब्रांच, काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच जो साहू खेल के नाम से जाना जाता था। सैयद वंश के जो शासक था यहाँ पे ध्यान रखिएगा मुहम्मद जो शाह था, याद करिए मुहम्मद शाह, उसी के समय इसको सरहिंदी का यहाँ पे राज्यपाल बनाया गया था। और इसके अगर पीछे जाएंगे तो जो तुगलक वंश के समय अगर देखा जाएगा तो इस बहलोल लोदी के पिता वगैरह को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उस समय फिरोज शाह तुगलक के ही समय योग्यता के दम पे, ठीक है, मुल्तान के क्षेत्रों का शासक बनाया गया था। मैंने शासक नहीं कहेंगे, उसको गवर्नर के रूप में हम समझ सकते हैं। वहीं पुद आगे चल के इस बहलोल लोदी को मिल गया। लेकिन सैयद वंश के समय ये जब मोहम्मद शाह आएगा तो इसको सरहिंद का राज्यपाल यहाँ पे बना दिया जाएगा। वहीं आप समझ सकते हैं सरहिंद का क्षेत्र लगभग वर्तमान में जो पाकिस्तान का जो पंजाब का जो क्षेत्र है उन्हीं सारे क्षेत्रों की तरफ। अब देखिए क्या हो रहा है, ये अपने वजीर हमीद खां की मदद से, आपको ध्यान होगा कि अंतिम जो सैयद वंश का जो शासक होगा अलाउद्दीन, ठीक है, अहमद शाह करके जो शासक था, जब वो बदायूं चला गया, ठीक है, या फिर डर के मारी चला गया इस बहलोल लोदी के डर की वजह से, तो फिर एक हमीद खां, ध्यान ध्यान रखिएगा, उसका वजीर हुआ करता था सैयद वंश के शासक अलाउद्दीन अहमद शाह का। इसी ने उसको इनवाइट किया कि आओ भाई, दिल्ली का ताक पूरी तरीके से तख्त यहाँ पे खाली है, अब यहाँ पे बहलोल लोदी यहाँ पे आ जाएगा और उसका कार्यकाल शुरू हो जाएगा 19 अप्रैल 1451 से। देखिए दिल्ली के सिंहासन पर जब ये बैठेगा तो उसको मान्यता भी दे देगा सैयद वंश का जो अंतिम शासक है, बार बार उसका नाम ले रहा हूँ, अलाउद्दीन अहमद शाह के द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाएगा, घोषणा कर दिया जाएगा कि हम स्वेच्छा से भाई तुमको दिल्ली का सिंहासन सौंप रहे हैं, और खुद बदायूं चला जाएगा। अब ये जब शासक बना ना तो ये बहुत ही मैंने उम्रदराज व्यक्ति था, मैंने बहुत ही आप कह सकते हैं कि, ठीक है, बहलोल शाह गाजी की इसने उपाधि भी लिया। देख पा रहे हैं ना कितना अधिक इसका टाइम पीरियड है, लगभग अगर देखा जाए तो 37-38 सालों तक ये शासक यहाँ पे बन के रहेगा, ठीक है। अब्दुल्लाह ने अपनी बुक, एक इतिहासकार है अफगानी इतिहासकार है, तारीख़ दाऊदी में इसने लिखा हुआ है कि भाई ये दिल्ली के सिंहासन पर पे, ठीक है, इसको विराजमान तो कर दिया गया लेकिन सिंहासन पर वो कोई भी बैठता नहीं, एकदम इसकी जो दैवीय राजत्व का जो सिद्धांत था, सिंहासन को लेकर समानता की नीति पे चलने का प्रयास कर रहा था, ठीक है, इसीलिए उस सिंहासन पर नहीं बैठता था। सबसे लंबे समय तक ये सुल्तान भी रहा, देखिए बार बार मैं भी रिपीट कर रहा हूँ, लगभग 38 वर्षों तक ये सुल्तान रहा। इसका जो विवाह हुआ था सरहिंद के एक हिंदू सुनार की बेटी से हुआ था, और इसी हिंदू सुनार की बेटी का पुत्र माना जाता है। इसका जो पुत्र आगे चल के आएगा सिकंदर लोदी करके आएगा। देख पा रहे हैं अफगानों को इसने भारत में आमंत्रित किया। अब यही है ना एक ब्लड रिलेशन जो होता है, जैसे अब अफगानिस्तान के क्षेत्रों की तरफ से आया हुआ था तो इसको लगा कि भाई वहाँ के लोग काफ़ी गरीब हैं, रोह अफगानिस्तानी उनको बोला जाता है, रोह अफगानिस्तान करके, ठीक है, हमने अफगानिस्तान के क्षेत्रों में रहने वाले लोग थे यहाँ पे, उनको भारत में आमंत्रित किया। कारण क्या था कि इसको लगता था कि भाई वो अपने लोग आएंगे तो ज़्यादा विश्वास पात्री होंगे, उनकी, ठीक है, बदहाली का जीवन खत्म होगा, धीरे धीरे वे अमीर बनने लगेंगे। और इसका इंटरेस्ट क्या था कि अपने लोग आएंगे तो हम फिर से दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य विस्तार करेंगे, अर्थात आसपास के क्षेत्रों को जीतने का प्रयास करेंगे। इसी दौरान यहाँ पे लिखता है अब्बास खां सरवानी, ये भी ध्यान रखिएगा अफगानी इतिहासकार हैं। ये लगता है कि जैसे इसने आह्वान किया, अफगानी जो रोह अफगानी जिनको बोला जाता है, वो लोग दौड़ के आए टिड्डियों की दल की तरह, ठीक है, मैंने भिनभिनाते हुए आ गए। और वो जब आए दिल्ली में तो दिल्ली के, ठीक है, चाहे हम लोग उत्तरी क्षेत्र की बात करें, दक्षिणी क्षेत्र की बात करें, यहाँ पे बहुसंख्यक हो गए जिनकी संख्या सबसे अधिक थी अफगानी मुसलमानों की। अब जो भी रोह अफगानी आए, देखिए उनको योग्यता के अनुसार उनको जागीरें प्रदान किया। और देखिए सरदारों को, ये अपने सरदारों को मसनद ए अली कह के पुकारता था, और अपना राजत्व सिद्धांत भी दिया बिल्कुल समानता पे आधारित, अर्थात जैसे ही सरदार खड़े होते थे एक शासक होते हुए ये भी खड़ा होने का प्रयास करता था। मैंने वैसा नहीं था, ठीक है, कोई शान शौकत जिसे बलबन वाली बात इस पे नहीं थी, बिल्कुल मैंने एकदम शानदार तरीके से चल रहा है। कुछ कुछ देखेंगे इसका राजत्व सिद्धांत वगैरह, तो एक शासक था जलालुद्दीन खिलजी, उसके टाइप से इसका मिलता जुलता है। मैंने सबको होता है ना खुश करने का प्रयास।
अफगान सरदारों को अपने समकक्ष ये पूरी तरीके से मानता है। अब देखिए, अब अपना साम्राज्य विस्तार ये करना शुरू करेगा विजय अभियान। सबसे चैलेंजिंग रोल होता है जौनपुर का शर्की शासक। जैसे मैंने बताया हुआ था, ठीक है, कि ये जो वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश का जो एरिया है, पूर्वी भाग के रूप में आप समझ सकते हैं, ठीक है, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ जो क्षेत्र था जौनपुर, वहीं पे ये जो शर्की जो शासक था, सबसे फेमस नाम है महमूद शाह। अब यहाँ पे दो नाम आएगा, एक महमूद शाह और एक इसका भाई होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है हुसैन शाह। ध्यान रखिएगा, हुसैन शाह। बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि महमूद शाह और हुसैन शाह कौन थे। पहले आएगा महमूद शाह और इस महमूद शाह की हत्या कर देगा, ठीक है, अर्थात हुसैन शाह अपने बड़े भाई की हत्या कर देगा। लेकिन अभी देखिए, बहलोल लोदी के समय है ये महमूद शाह। इसी के समय काफ़ी लंबे समय तक जौनपुर के क्षेत्रों को लेकर संघर्ष होगा और इसमें फाइनली बहलोल लोदी यहाँ पे विजय हो जाएगा और अपने पुत्र बर्बरिक शाह को यहाँ का जौनपुर का यहाँ पे शासक बना देगा। इसके अलावा देखिए, कालपी का क्षेत्र हो गया, चलपुर हो गया, बड़ी आलापुर, सब ये वहीं, ठीक है, आसपास का जो एरिया है उनको, ठीक है, जीतने का प्रयास करेगा। और जीतने के इन द सेंस कि वहाँ के जो भी छोटे मोटे शासक थे उन शासकों ने इसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। इसके अलावा देखिए, मेवाड़ हो गया, फिर यहाँ संभल का क्षेत्र हो गया, रेवाड़ी का क्षेत्र हो गया। इन तीनों ही क्षेत्रों को ये पूरी तरीके से जीत लेगा। जैसे मेवाड़ वर्तमान में राजस्थान हो जाएगा, संभल, ठीक है, उत्तर प्रदेश, और रेवाड़ी का यहाँ पे हो जाएगा हरियाणा का क्षेत्र, ठीक है। तो इन सारे क्षेत्रों को जीतेगा। और यहाँ पे देखिए, दोआब के विद्रोह में इसने हिंदुओं का दमन किया। गंगा यमुना के बीच के क्षेत्रों का जो भी हिंदू शासक थे बुरी तरीके से, ठीक है, मैंने उनको दमन किया। और सबसे चैलेंजिंग रोल मिलता है यहाँ पे इसको ग्वालियर के शासक। अब इसको लेकर बड़ा कंट्रोवर्सी है, मान सिंह को इसने हराया फिर मान सिंह ने इसको हराया, कोई रिजल्ट नहीं निकला। लेकिन अधिकतर इतिहासकारों का मानना है कि इसमें मान सिंह को, ठीक है, बहलोल लोदी ने उसको पराजित किया, इसीलिए उसका क्षेत्र ग्वालियर तक, अर्थात वर्तमान में मध्य प्रदेश तक उसका क्षेत्र आ गया। अब यहाँ पे देखिए, सबसे यहाँ पे ये जो इतना विजयी सारा अभियान कर रहा है, इसमें जो उसके अफगान जो सरदार हैं सबसे अहम भूमिका यहाँ पे निभा रहे हैं। इसीलिए तो देखो, इतिहासकारों के द्वारा बोला गया कि भाई टिड्डियों की तरह, मैंने टिड्डियों की मैंने दल होता है ना, पूरा एकदम बहुत बड़ी मात्रा में वो लगा है और उसी का फायदा इस बहलोल लोदी को मिल रहा है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे तारीख़ सलातिनी अफगानी के जो लेखक है अहमद यादगार का कहना है कि सिंध पर अधिकार किया इसने, चित्तौड़ पर आक्रमण किया, वहाँ के शासक को पराजित किया। हालांकि इस बात को लेकर थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी है, क्योंकि ध्यान रखिएगा, ये जितना भी बातें बढ़ा चढ़ा के लोग बोल रहा है सब अफगानी इतिहासकार हैं। तो एक है ना, एक ट्रेंड देखिए चलता है। इस चीज़ को आपको समझना होगा कि जहाँ का जो शासक है, अगर उसका अपना दरबारी कवि है, ठीक है, जैसे कि बार बार मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे हर्षवर्धन का दरबारी कवि ले लीजिए, ठीक है, उसी तरीके से समुद्रगुप्त का दरबारी कवि ले लीजिए। ऐसे जो भी यहाँ पे हुआ है ना, ठीक है, वे सारे जो दरबारी कवियों के द्वारा उसको बढ़ा चढ़ा के बोलने का प्रयास किया जाता है, लिखने का प्रयास किया जाता है। वैसे ही यहाँ पे अफगानी जो इतिहासकार हैं इस बहलोल लोदी के बारे में बढ़ा चढ़ा के लिख रहे हैं। देखिए नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का पुराना दरबार इसमें माना जाता है कि कायम किया, थोड़ा बहुत अपना साम्राज्य विस्तार करते हुए। इसने कुछ सिक्कों को चलाया जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बहलोली सिक्के, बहुत आसान है, जैसा नाम वैसे सिक्का, बहलोली सिक्के। ये सिक्का इतना फेमस रहा कि आगे चल के देखिए, जब मुगलों का भारत में आगमन हो जाएगा, अकबर तक माना जाता है कि ये सिक्का चल रहा था और विनिमय का प्रमुख शासन था। तो अकबर जब शुरुआत में आया तो खासकर उत्तर भारत में अगर देखा जाए तो यही बहलोली सिक्का, विनिमय मतलब खरीद बिक्री के लिए यहाँ पे वस्तु, ठीक है, विनिमय प्रणाली की जगह मुद्रा विनिमय प्रणाली के रूप में आप इसे समझ सकते हैं। धार्मिक रूप से व्यक्ति सहिष्णु था, इसका मतलब कि जरूर इसके समय कोई हिंदू यहाँ पे सरदार होगा। देख पा रहे कई हिंदू सरदार थे, जैसे कि राय प्रताप सिंह हो गया, राय करण सिंह, राय त्रिलोक चंद्र और यहाँ पे राय दांतु। कुछ देख पा रहे हैं ना, सबको साथ में लेके चलने का प्रयास कर रहा है। काफ़ी दूरदर्शी व्यक्ति था, क्योंकि उस समय इसकी उत्तर जो पश्चिम जो सीमा थी बिल्कुल असुरक्षित थी। मंगोलों का आक्रमण, देखिए मंगोल इस समय तक बहुत कमज़ोर हो चुका है, लेकिन वही है कि अब उनकी जो साम्राज्यवादी विस्तार नीति तो उनके खून में यहाँ पे बसी हुई थी। यही कारण है कि देखिए अपनी ये भी उत्तर पश्चिम
सीमा को सुरक्षित करने के लिए, ठीक है, मंगोलों से जो खतरा था खासकर, अपने बड़े पुत्र मोहम्मद खां को, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सुल्तान का हाकिम नियुक्त करेगा, माने गवर्नर के रूप में, राज्यपाल के रूप में, खासकर उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों की तरफ यहाँ पे नियुक्त करेगा, सरहिंद के क्षेत्रों की तरफ नियुक्त करेगा, क्योंकि मंगोलों का आक्रमण जैसे होगा, देखिए उनको सिंधु नदी पार करके ही उनको आना पड़ेगा। तो जब पहला अटैक होगा तो ध्यान रखिएगा महमूद खां मंगोलों को खदेड़ देगा, लेकिन जब दूसरे अटैक होगा 1485 में, ठीक है, तो इस अटैक बहुत ही खतरनाक होगा और बेचारा देखिए महमूद खां की अर्थात बहलोल लोदी के पुत्र की यहाँ पे हत्या हो जाएगी। अब देखिए 1485 में इसकी हत्या होगी, और मैं बार बार बोलता हूँ किसी भी शासक के लिए, किसी व्यक्ति के लिए या फिर एक पिता के लिए दुनिया का सबसे बड़ा दुख, ठीक है, उसके बेटे की मृत्यु से कुछ नहीं हो सकता है। और यही इसके साथ भी हुआ कि देखिए पुत्र शोक में बेचारा एकदम बीमार पड़ गया। जुलाई 1489 में जलाली के निकट इसके, ठीक है, बीमारी से मृत्यु हो गई, बूढ़ा हो चुका था, कितना दिनों तक जिएगा, और ऊपर से पुत्र वियोग में। तो इसकी कहानी यही खत्म होती है बहलोल लोदी की। अब देखिए दूसरे नंबर का जो शासक आएगा इसका पुत्र सिकंदर लोदी, 1489 से लेकर 1517 तक, ठीक है, तो ये सब छोटा भाई ही है मोहम्मद खां का, यही है, देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सिकंदर लोदी। इसके बारे में भी आप जान लीजिए। इसका जो जन्म हुआ देखिए 17 जुलाई 1458 को माना जाता है। बचपन का जो नाम था इसका निजाम खान था, और इसका, ठीक है, उपनाम भी था, ठीक है, गुलरुख करके आगे हम लोग देखेंगे। सुल्तान बनने में, ठीक है, सबसे बड़ी जो इसका जो बाधा था, इसका बड़ा भाई था, ध्यान रखिएगा, बड़ा भाई था। क्योंकि हुआ क्या था कि, ठीक है, बार बार ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे मुस्लिम, ठीक है, वंश में देखेंगे तो जनरली जो शासक होगा अपने पूरे पूरे क्षेत्र को, ठीक है, अपने सारे भाइयों में बराबर रूप से बांट देगा, लेकिन कोई ना कोई किसी को तो केंद्र बिंदु में रखेगा, अर्थात जिस ताज तख्त पे बैठा हुआ है उसको बनाएगा ही बनाएगा। तो इसका जो बड़ा भाई था, ध्यान रखिएगा, बरबक शाह को जौनपुर का यहाँ पे राज्यपाल, यहाँ पे इसको, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया गया था, घोषित कर दिया गया था। लेकिन माना जाता है कि जौनपुर का राज्यपाल, ठीक है, बनने से पूरी तरीके से उतना खुश नहीं था, इसको दिल्ली की राजगद्दी चाहिए होता था। इसीलिए इस सिकंदर लोदी ने अपने बड़े भाई को पराजित किया जौनपुर का, लेकिन शासक उसको रहने दिया। तो एक उदारवादी, ठीक है, अपने भाइयों के बीच इसने गड़ा नहीं काटा, जैसे कि, ठीक है, औरंगजेब ने दारा सिकोह को यहाँ पे मारा हुआ था। तो जौनपुर का शासक इसको रहने दिया। इस चीज़ को आपको समझना है। माना जाता है कि बहलोल लोदी ने एक उत्तराधिकारी के रूप में सिकंदर लोदी को ही घोषित किया था कि यहीं आगे चल के मेरा उत्तराधिकार होगा, लेकिन बरबक शाह टांग अड़ा रहा था, जिसके वजह से सिकंदर लोदी ने उसको पराजित किया। उसके बाद देखिए 17 जुलाई 1489 को ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठेगा। जैसे ही कोई शासक सिंहासन पर बैठता है तो कोई न कोई उपाधि धारण करता है। इसने भी धारण किया, सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि इसने धारण किया, और उसके बाद से सिकंदर लोदी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक, देखिए वो भी एक उपाधि था, आज वर्तमान में, ठीक है, उसको इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से ही जाना जाता है। वैसे ही ये भी था, सिकंदर लोदी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अंतिम महान शासक के रूप में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इसी को रखा जाता है। और महानता का मतलब किसने कुछ कार्य किया होगा, और महानता का मतलब ये भी है कि एग्जाम में जरूर यहाँ से प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। तो देख पा रहे हैं अपने राज्य को ये ग्वालियर से बिहार तक फैलाने का कोशिश करेगा, ठीक है, मैंने ये जो एरिया है पूरा पूरा मध्य प्रदेश से लेकर इधर, ठीक है, बिहार तक यहाँ पे एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। देखिए कैसे कर रहा है, लेकिन उससे पहले कुछ और इम्पोर्टेंट बातों को देख लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। साहित्य कला के क्षेत्र में देखेंगे, खासकर साहित्य में, तो उपनाम इसका था गुलरू खां, ध्यान रखिएगा, गुलरू खां। और इसीलिए ये गुलरुखी नाम से कविता लिखता था, मतलब अपने नाम से नहीं, मैंने समझ रहे हैं ना, जो उसका जो उपनाम था, ठीक है, जो होता है ना प्रचलित नाम जो होता है, जैसे नाम कुछ और है लेकिन उपनाम खासकर बचपन वगैरह में या किसी कार्यों की वजह से उसको दे दिया जाता है। जनरली आप समझ सकते हैं गुलरुखी नाम से इसने कविता लिखना शुरू किया, जो एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है। गुलरुखी का संबंध किससे है, तो ध्यान रखिएगा सिकंदर लोदी से है। उसके बाद इसने आयुर्वेद ग्रंथ, जो संस्कृत का जो आयुर्वेद ग्रंथ था, ये भी बहुत इंटरेस्टेड आदमी था, फारसी में इसको इसने अनुवाद किया, जिसका नाम दिया फरहंग ए सिकंदरी। उसी तरीके से गायन ग्रंथ के रूप में लज्जत ए सिकंदरी शाही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते चलिए, लज्जत ए सिकंदरी शाही, जिसको भारतीय संगीत का प्रथम, ठीक है, फारसी ग्रंथ माना जाता है, मतलब एक, ठीक है, गान के संबंध में आप समझ सकते हैं। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सब किसके समय हो रहा है,
तो ये हो रहा है, ठीक है, सिकंदर लोदी के समय यहाँ पे हो रहा है। कला के भी क्षेत्र में काफ़ी अच्छा इसने काम किया, जैसे कि बहलोल लोदी का जो मकबरा है वर्तमान में चिराग दिल्ली, साउथ दिल्ली में, अगर आप लोगों ने दिल्ली घुमा होगा, साउथ दिल्ली का नाम जरूर सुना होगा, वहीं पे चिराग दिल्ली में यहाँ पे मिल जाएगा। सबसे इसकी विशेषता यह है इसके मकबरा का कि इसकी छत पर 5 गुंबद बनाया गया है, और इसका जो मकबरा है जहाँ पे मतलब लगाया गया है, माना गया है कि वहाँ पे, ठीक है, सोने की उल्टी घंटी को भी यहाँ पे लगाया गया, गोल्ड, मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ। उसके बाद से देखिए मोठ मस्जिद, इसी का एक आप कह सकते हैं कि वजीर था मियाँ भुआ के द्वारा मोठ मस्जिद का भी निर्माण करवाया गया है, जो अपने आप में काफ़ी एक अद्वितीय मस्जिद माना जाता है। तो कला के लेके इन 2 बातों को बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए इसकी शासन व्यवस्था में सुधार कार्य भी इसने काफ़ी किया, जैसे कि भूमि माप के लिए गज सिकंदरी चलवाया। अब याद करिए, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भी भूमि माप के लिए, ठीक है, चलाया गया था। अब यही चलाएगा गज सिकंदरी, जिसका माप होगा कि 1 गज सिकंदरी जो होगा 30 इंच के बराबर होगा। ध्यान रखिएगा, 30 इंच के बराबर होगा। और इसी चीज़ को देखिए शेरशाह सूरी और बहुत ही बड़े स्तर पर लागू करते हुए नजर आएगा, ठीक है। तो शेरशाह सूरी का भी संबंध है गज सिकंदरी से। अनाज पर से इसने चुंगी हटा लिया, ठीक है, चूँकि ये जो एरिया है खासकर बिहार वाला हो गया, उत्तर प्रदेश वाला एरिया हो गया, यहाँ पे अधिकतम लोगों के सुख को ध्यान में रखते हुए या फिर भूखे से लोग मर न जाए, तो अनाज पर से इसने चुंगी हटा दिया और अन्य व्यापारिक कर हटा दिया। देख पा रहे हैं, आंतरिक व्यापार कर को समाप्त कर दिया, ताकि आंतरिक जो व्यापार कर यहाँ पे जब नहीं लगेगा तो तेज़ी से, ठीक है, जो वस्तुएं हैं लोगों तक यहाँ पे पहुँच पाएगी। और इसको देख रेख के लिए गुप्तचर विभाग का पुनर्गठन किया। अभी तक देखिए गुप्तचर विभाग बिल्कुल गौण हो चुका था, लेकिन फिर से इसके द्वारा उस चीज़ को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जाएगा। तो गुप्तचर विभाग भी यहाँ पे लाएगा ताकि चीज़ों को सही तरीके से कार्यान्वित किया जा सके। जैसे था अलाउद्दीन खिलजी के समय, देखिए बाजार नियंत्रण को लागू करने के लिए गुप्तचर प्रणाली को विकास किया हुआ था कि भाई जो वस्तु कोई अगर दुकानदार, कोई व्यापारी अगर कम देता है तो उतना ही उसके बॉडी से उसका मांस निकाल लिया जाएगा। तो कुछ इसी टाइप का देखिए गुप्तचर विभाग का ये पुनर्गठन करेगा। खाद्यान्न से इसने जकात कर हटा दिया। देखिए जकात कर उत्पादन पे लगता हुआ था, ध्यान रखिएगा, तो ये जकात कर इसने हटा लिया। और भूमि में जो भी गड़े हुए खजाने थे, जैसे वर्तमान में समझिए कि अगर आपके भूमि पे कोई खेत है मान लीजिए, ठीक है, तो उसमें एक, ठीक है, लिमिट गहराई होती है, ठीक है, मेरे ख्याल से शायद वो गहराई 5 से 6 मीटर तक शायद होती है, ठीक है, लगभग 6 मीटर के ऊपर के भाग का जो भाग है, ठीक है, किसान जो भी प्रोडक्शन करता है वो उसका है। अगर उस खेत में, ठीक है, अगर कोई भी एंशिएंट एरा की चीज़ें, कोई कीमती धातु, कोई किसी भी प्रकार की चीज़ें मिल गई तो सीधे वो वस्तु चला जाएगा, सरकार के पास चला जाएगा, गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। वैसे ही इसने बोल दिया कि देखो भूमि में गड़ा हुआ खजाना अगर किसी किसान को मिलता है तो उसमें राज्य का कोई हिस्सा नहीं है, वो उसके भाग्य पे डिपेंड करता है। अगर मिल गया तो पूरा का पूरा वो उसका मालिक होगा, क्योंकि उस समय मिलता है। आज भी आप लोगों ने, ठीक है, ज़रूर सुना होगा, खासकर बिहार हो गया या फिर इधर राजस्थान हो गया, ठीक है, ऐसे क्षेत्रों में देखेंगे तो पुराने समय के जो भी सिक्के वगैरह है, ठीक है, आज भी पाए जाते हैं। अफगान सरदारों से इसने समानता की नीति का परित्याग कर दिया, अर्थात जो इसके पिता ने बहलोल लोदी ने यहाँ पे स्टेबलाइज किया था। लेकिन ध्यान रखिएगा, श्रेष्ठता की नीति के तहत इसने बहुत सारे अफगानों को यहाँ पे रखा हुआ था, लेकिन उसके साथ साथ बाकी अन्य लोगों को भी, अन्य मुस्लिम लोगों को, हिंदू लोगों को भी रखा हुआ था। और अफगानों में इसका पूरा भरोसा था। ध्यान रखिएगा, ये बोलता था कि अगर मैं किसी एक दास को अगर पालकी पर बिठा दूं और इन अफगान सरदारों को बोल दूं कि भाई तुम्हें कंधा दे दो, तो वो लोग कुछ नहीं पूछेंगे, आसानी से उसको लोग कंधा देंगे। इतना ट्रस्ट मैं करता हूं अपने अफगान सरदारों पे। तो आप समझ सकते हैं उसका दबाव कह लीजिए, ट्रस्ट कह लीजिए, सब बना हुआ था। मुसलमान स्त्रियों की इसने पीरों एवं संतों के मज़ार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। और कुछ इसके है, देखिए यहाँ पे मुहर्रम और ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है, जो खासकर यहाँ पे मुहर्रम और ताजिया का जो संबंध है, देखिए शिया मुसलमानों से है। दाढ़ी नहीं रख सकता था, माना जाता है कि स्मार्ट देखने के लिए, हैंडसम लुक आने के लिए यहाँ पे दाढ़ी नहीं रखता था। इसके अलावा सबसे जो इसका आप कह सकते हैं कि थोड़ा एक निगेटिविटी के तौर पर देखा जाए, थोड़ा नहीं, खासकर कट्टरवादी जो चेहरा इसका उभर के सामने आता है इस सिकंदर लोदी का, वो है ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ दिया था इसने, ठीक है। और जब ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ा था तो जो मंदिर है ना उस समय, खासकर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो देखिए कोई न कोई धातु के बने होते थे।
उन धातुओं को, टुकड़ों को यहाँ पे कसाईयों को दे दिया कि भाई इससे तुम जाके क्या करो अपना, ठीक है, जो भी मांस वगैरह बेचते हो कसाई वहीं करेगा। तो ये थोड़ा सा बहुत ही आप कह सकते हैं कि असहिष्णुता की तरफ यहाँ पे इसकी नीतियाँ दिखाई देती है। इसके अलावा एकमात्र इसने सुल्तान था जिसने खम्स से कोई हिस्सा नहीं लिया। खम्स वहीं था सैनिकों के द्वारा लूटपाट मचा के, ठीक है, जो भी धन वसूला जाता था तो उसका एक हिस्सा, ध्यान रखिएगा, शासक को भी देना पड़ता था। लेकिन इसने बोला कोई यहाँ पे खम्स में कोई हिस्सा राज्य का नहीं होगा। निर्धनों के लिए इसने देखिए मुफ्त भोजन की भी व्यवस्था किया, ये अच्छा काम कर रहा है। इसके साथ साथ निष्पक्ष न्याय के लिए देखिए मियाँ भुआ को नियुक्त किया। ये वही मियाँ भुआ है जो मोट मस्जिद का निर्माण किया हुआ था, अर्थात इसका जो वजीर था, इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये अपना साम्राज्य विस्तार करेगा। जैसे कि गुजरात का महमूद बेगड़ा बहुत ही फेमस शासक हैं, एक मुस्लिम शासक होते हुए काफ़ी पावरफुल इसकी डायनेस्टी हुआ करती थी। मेवाड़ का राणा संगा, इसे भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं। बहुत उस समय अगर देखा जाए तो माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत से ये लोग, ठीक है, शक्ति के मामले में बहुत ही मतलब पावरफुल हो चुके थे। लेकिन इनका समकालीन था ये सिकंदर लोदी, और इनसे उसने टक्कर लेने का प्रयास किया, इसीलिए, ठीक है, उसको एक शक्तिशाली शासक के रूप में जाना जाता है। हुसैन शाह, मैंने बताया था आपको, याद करिए, बहलोल लोदी के समय जो महमूद शाह था, ठीक है, जो जौनपुर का शासक हुआ करता था, अब उसका भाई आ गया हुसैन शाह। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जौनपुर से तो उसको भगा दिया गया था, तो भाग के सब आ गया था बिहार में, और बिहार में रह के, अब देखिए ये बिल्कुल इलाका है ना, ये उत्तर प्रदेश वाला है, बिहार वाला है, तो ये बिहार से क्या चाह रहा था कि जौनपुर का, क्योंकि दोनों की सीमाएं मिल रही थी, तो जौनपुर पर पुनराधिकार करने का प्रयास कर रहा था। माना नहीं, देखिए 1494 में इसने जौनपुर पर आक्रमण कर दिया। अब वो पूरा क्षेत्र देखिए उस समय लोदियों के अंतर्गत था, तो बिहार को अपने अधिकार में करने के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूरी तरीके से अब आ गया कि भाई अगर हम नहीं गए तो हुसैन शाह के द्वारा जौनपुर में पुनः अधिकार कर लिया जाएगा, तो जाएगा, बाकायदा जाएगा सिकंदर लोदी, और इस हुसैन शाह को पराजित भी करेगा, मतलब उसको खदेड़ेगा और बिहार तक चला जाएगा, और बिहार को भी इसी दरमियान अपने अधिकार में ले लेगा। तिरहुत के क्षेत्रों को भी, जो बिहार का जो उत्तरी जो क्षेत्र है, उसको भी अपने कंट्रोल में यहाँ पे ले लेगा। और उसी के बगल में देखिए बंगाल का जो शासक था अलाउद्दीन हुसैन से, ठीक है, माना जाता है कि दोस्ती का संधि भी करेगा, अर्थात, ठीक है, स्वतंत्र रखेगा एक संधि होने के माध्यम से। 1502 में देखिए धौलपुर का शासक था, यहाँ पे विनायक देव को ये भी पराजित करेगा, याद रखिएगा, धौलपुर के शासक विनायक देव को। इसके अलावा 1503 में बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे आगरा शहर की नींव डालेगा। आगरा शहर की अगर बात करें तो देखिए, तो ये अगर भारत की मैप है तो ये अगर दिल्ली का क्षेत्र है तो दिल्ली से नीचे जस्ट यहाँ पे मिल जाएगा, और इसकी सीमा अगर देखेंगे तो इधर, ठीक है, राजस्थान के तरफ अगर नीचे आएंगे तो बहुत दूर नहीं है, नीचे यहाँ पे, ठीक है, मध्य प्रदेश का एरिया हो जाएगा, जो जनरली यहाँ पे राजपूत शासक हुआ करते थे। तो आगरा शहर की नींव इसी ने रखवाया हुआ था, ठीक है, किसने? सिकंदर लोदी ने रखवाया हुआ था, ताकि इन राजपूत शासकों पर नियंत्रण किया जा सके। और 1506 में इसने अपनी राजधानी बना लिया, ध्यान रखिएगा, दिल्ली से अपनी राजधानी आगरा ले गया। अब यहीं से आगरा जो राजधानी देखेंगे तो आगे चल के थोड़ा थोड़ा प्रचलित होता हुआ आएगा। आगरा आगे चल के मुगलों के समय काफ़ी फेमस हो जाएगा। तो 1506 में इसकी, ठीक है, राजधानी बनाई, और वहीं पे एक किला बनवाएगा, जिस किला का नाम है बादलगढ़ का किला। पूछ देगा बादलगढ़ का किला कहाँ है? आगरा में है। किसने बनवाया? तो सिकंदर लोदी के द्वारा बनवाया गया। अब देखिए ग्वालियर के किले को जीतने के लिए, अब ठीक है, 5 बार इसने आक्रमण किया। वही था राजा मान सिंह, जैसे ही बहलोल लोदी उधर, ठीक है, मर गया, ये मान सिंह अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। तो काफ़ी ग्वालियर के किले को जितना आसान नहीं था। 5 बार आक्रमण किया सिकंदर लोदी ने, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी, अर्थात राजा मान सिंह ने उसे पराजित कर दिया। 1509 में ये नागौर के शासक मुहम्मद खां को ये पराजित करेगा। सिलसिला चलते रहेगा। 1513 में उसी के दरमियान देखिए चंदेरी भी उसके अधिकार में हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं, ठीक है, अगर ग्वालियर को छोड़ दिया जाए तो जहाँ पे अटैक करता है उसको अपने साम्राज्य में मिला लेता है। और फाइनली देखिए यहाँ पे माना जाता है कि इसकी जो मृत्यु है, ठीक है, जौनपुर के जो शासक जो हुसैन शाह जो था यहाँ पे, ठीक है ना, बिहार में जो भाग के चला गया था, इतना लंबा दूर घोड़े से यात्रा करना जाना, बेचारा बीमार पड़ गया उसी दरमियान, और बीमारी के कारण 1517 में 21 नवंबर 1517 में इसकी यहाँ पे मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई
तो अब यहाँ पे सिकंदर लोदी का मकबरा भी बनेगा। और मकबरा बनवाएगा कौन? तो इसका जो बेटा होगा इब्राहिम लोदी, बिल्कुल सीक्वेंस है। इब्राहिम लोदी द्वारा लोदी गार्डन में, बहुत ही फेमस नाम है, वर्तमान में दिल्ली में स्थित लोदी गार्डन में इसका मकबरा बनेगा। अब यहाँ से प्रश्न बनता है, उस लोधी गार्डन का जो पुराना जो नाम था ओल्ड लेडी, ठीक है, वेलिंगटन पार्क, जो अंग्रेजों के ज़माने हुआ करता था, ठीक है, अब उसका नाम चेंज कर दिया गया, ठीक है, लोधी गार्डन। ध्यान रखिएगा, लोधी गार्डन, ये बाद में किया गया है। सैयद और लोधी काल का स्मारक यहाँ पे भर भर के आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और मेरा रिकमेंडेशन ये है कि दिल्ली में अगर हैं, आप आए हैं, ठीक है, तो उसको घूमने का प्रयास कीजिए। आपको उस मेडिवल एरा के जो भी, ठीक है, कलाकृति है, काफ़ी चीज़ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें खासकर गुंबद हो गया, मस्जिद हो गया, पुल हो जाएगा, ठीक है, सब आप फील करेंगे। एक बहुत बड़े एरिया में यहाँ पे बसा हुआ है। देख पा रहे हैं मोहम्मद शाह और सिकंदर लोदी के मकबरे जो अष्टभुजाकार मकबरे के रूप में आपको दिखाई देगा। जैसे कि आप, ठीक है, इमेज में देखने का प्रयास कीजिए, यही है अष्टभुजाकार मकबरा जो यहाँ पे उस सिकंदर लोदी की जो, ठीक है, मकबरा इसी के अंतर्गत है। बिल्कुल इसी तरह से है, ठीक है, बिल्कुल आप पार्क में जब एंट्री करेंगे, ठीक है, तो आपको सामने ही ये नज़ारा, इस टाइप का मकबरा आपको दिखाई देगा। अब चलिए लास्ट यहाँ पे शासक है इब्राहिम लोदी। टाइम पीरियड है 1517 से लेकर 1526 ईस्वी के बीच। ज्येष्ठ पुत्र था सिकंदर लोदी का और माना जाता है कि अफगान सरदारों की सर्वसम्मति से ही ये गद्दी पर बैठा, तो कोई इसको समस्या कुल मिला के नहीं था। राज्य इसका विभाजन हुआ, उसका छोटा भाई था, ध्यान रखिएगा, जलाल खां, इसको जौनपुर की गद्दी बैठी, लेकिन इब्राहिम ने जौनपुर पर भी कब्जा कर लिया। मैंने जो हाल इसके पिता के साथ हुआ था सिकंदर लोदी के साथ, यही हाल देखिए इस इब्राहिम लोदी के साथ हो रहा है। इसका भाई है जलाल खान, ध्यान रखिएगा, छोटा भाई जलाल खान, ठीक है, जौनपुर की गद्दी को सौंपा गया था, लेकिन ये भी मानने के लिए तैयार नहीं था, भी दिल्ली आना चाहता था। तो बड़ा भाई था इब्राहिम लोदी, अपने छोटे भाई को, ठीक है, हरा दिया। लेकिन ये देखिए जौनपुर पर भी पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया। सबसे बड़ी जो सफलता इसकी मानी जाती है, ध्यान से देखते चलिए, 1517 में जो इसका पिता नहीं कर पाया था, अर्थात सिकंदर लोदी नहीं कर पाया था, वो इसने करके दिखाया। ग्वालियर का शासक अब चेंज हो गया था, ध्यान रखिएगा, विक्रमजीत को इसने पराजित कर दिया। और जौनपुर और अवध में यहाँ पे इसी के समय देखेंगे तो पैरेलल विद्रोह भी होता हुआ दिखाई देगा। मैंने बोलते हैं ना, एक रामायण में कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए, तो कुछ अपने ही लोग, ठीक है, इसके खिलाफ होते हुए नजर आएंगे। जैसे कि रजिया सुल्तान के साथ हुआ था कि कैसे अपने ही लोगों ने उसको फंसा दिया, खासकर उसके, ठीक है, अपने जो भी यहाँ पे, ठीक है, सूबेदार के रूप में मौजूद थे। वैसे ही इसके साथ हुआ, देखिए जौनपुर और अवध में विद्रोह हो रहा है। इसका एक, ठीक है, अपना व्यक्ति है दरिया खान, जमींदार के रूप में, ठीक है, स्टेबलाइज हुआ था, इसने वहाँ विद्रोह कर दिया। और दूसरा विद्रोह देखिए पंजाब में हुआ, दौलत खान और कोई नहीं है बल्कि इब्राहिम लोदी का चाचा है। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे लोग विद्रोह क्यों कर रहा है, तो चाह रहा है कि भाई दिल्ली सल्तनत की गद्दी हमें मिलनी चाहिए, वहाँ पे, ठीक है, शासन प्रशासन हमारी हुकूमत से चलना चाहिए। तो शासक तो करने नहीं देगा, इब्राहिम लोदी इतना कोई कमज़ोर शासक भी नहीं है। फिर ये लोग षड्यंत्र रचना शुरू कर देगा। पहला जो इसका जो युद्ध यहाँ पे लड़ा जाएगा, माना जाता है कि 1518 में, इसको घटौली या खटौली के युद्ध के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में याद रखिएगा, कभी खतौली देगा कभी घटौली देगा, दोनों एक ही युद्ध है। 1518 में होगा। राणा संगा, ध्यान रखिएगा, राणा संगा के विरुद्ध होगा। राणा संगा इधर था, देखिए इधर राजस्थान के क्षेत्रों की तरफ, ये भी चाह रहा था कि मालवा के क्षेत्रों की तरफ हम आए। अब मालवा के क्षेत्रों की तरफ आने का मतलब था कि ग्वालियर की तरफ आ जाना, और इसी को लेके इब्राहिम लोदी और, ठीक है, राणा संगा के बीच यहाँ पे युद्ध हुआ। मालवा बहुत फेमस है, देखिए हवा महल के लिए भी जाना जाता है, हवाई महल या उसको हवा महल भी बोला जाता है। और इसका निष्कर्ष बहुत लोदियों के लिए खतरनाक साबित हुआ। ध्यान रखिएगा, इसमें राणा संगा की विजय हो गई। और जब राणा संगा की विजय हो गई, मैंने इसीलिए राणा संगा काफ़ी फेमस है। देखिए एक मुस्लिम शासक पे एक हिंदू शासक विजय कर रहा है, इतिहास को इस टाइप का देखते हैं। एक बहुत बड़ा चेंज इंडिकेट को यहाँ पे परिवर्तन कर रहा है, क्योंकि अभी तक मुस्लिम शासकों के द्वारा हिंदू शासकों को पराजित किया जा रहा था। तो इसने, ठीक है, एक कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रूप में एक चित्तौड़ में यहाँ पे लिखवाया, ठीक है, मैंने एकदम लगवा दिया, बढ़ा चढ़ा के, मैंने होता है ना लिखवाना, मैंने उसको स्मरण के रूप में, इसको याद दिलाने के रूप में एक कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति मतलब गुणगान होता है, ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। चित्तौड़ में इसने लगवाया।
उसके जो ज़मींदार था, अब यही था मौके पे चौका लगाना कि उसके ज़मींदार जो था दौलत खां लोधी और चाचा देखिए आलम खान, सॉरी ये उल्टा हो गया, ठीक है, उसका ज़मींदार ध्यान रखिएगा आलम खान था और उसका, ठीक है, जो चाचा था ये दौलत खां लोधी था। इन सब ने, ठीक है, वो सबसे रहा नहीं गया और इधर बिल्कुल ही आ गया था। देखा जाए तो उस समय बाबर जो था, ठीक है, मैंने बिल्कुल उसकी भी स्थिति खानाबदोश टाइप की हो गई थी। बेचारा उधर ट्रांस ऑक्सेनिया के क्षेत्रों से हार के, उज्बेकिस्तान के क्षेत्रों से, मैंने उसको अपने घर से यहाँ पे निकाल दिया गया था। किसी तरफ स्टेबलाइज कर रहा था, लेकिन बड़ा रणनीतिकार आदमी था बाबर। बिल्कुल अफगानिस्तान के सीमाओं के क्षेत्रों की तरफ यहाँ पे मंडरा रहा था और बाबर को भारत पर ये लोग हमला करने का न्योता दे दिया कि आओ भाई, बहुत कमज़ोर शासक है इब्राहिम लोदी, देखो एक और युद्ध ऑलरेडी हार गया है। अब यही सब माना जाता है कि अब बाबर को भी मौका मिल गया। बाबर भी चाह रहा था अपना स्टेबलाइजेशन करने के लिए, क्योंकि भारत की तरफ देखिए इतना संपन्न देश ही है ना, मैंने हमेशा देखेंगे एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से तो भारत की संपन्नता पूरे इतिहास में किसी से छुपी नहीं है। फाइनली वो दिन आ जाएगा 21 अप्रैल 1526 को, ये डेट याद रखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध होगा, पानीपत का प्रथम युद्ध होगा, बाबर इसमें विजय हो जाएगा। बाबर की जो सेना थी देखिए बहुत छोटी सेना था उसकी, लेकिन जो इब्राहिम लोदी की सेना इतनी भारी भरकम विशाल सेना थी, लेकिन बाबर ने यहाँ पे माना जाता है कि बहुत ही अब मतलब अपनी स्ट्रेटजी, शानदार स्ट्रेटजी को अपनाते हुए, शानदार रणनीति को अपनाते हुए तो खाने को सही डायरेक्शन में इसने लगाना शुरू किया। तो खाना का चलाने का पहला श्रेय बाबर को ही दिया जाता है। कुशल सेना के रूप में पूरी तरीके से इसको सीक्वेंस मतलब सजाना आप कह सकते हैं। इसी को बोला गया तुलगामा पद्धति। तुलगामा पद्धति का मतलब क्या है कि अगर दुश्मन यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, तो इसको क्या करो, तो साइड से इस पर, ठीक है, आक्रमण करने की कोशिश करो, ये नहीं कि सामने से। और साइड से आक्रमण करना है तो आगे से भी आगे से भी इधर करना है और पीछे से भी करना है, ठीक है, ताकि सेना बीच में फंस जाए और यहाँ पे तीर धनुषों कमान से, तोपों से यहाँ पे पूरी तरीके से सेना को नेस्तनाबूद कर दें। और अगर हारने लगे तो बिल्कुल ये सेना इधर भाग जाएगी, ये सेना इधर भाग जाएगी। मैंने इस स्टेज में दोनों तरफ अगर, ठीक है, सेफ जोन में माना जाता है इस तुलगमा पद्धति को। यही पद्धति का प्रयोग किया और बेचारा इसमें इब्राहिम लोदी यहाँ पे, ठीक है, मारा गया। नियमतुल्लाह बोलता भी है कि युद्ध स्तर पर दिल्ली सल्तनत का अभी तक कोई ऐसा शासक नहीं मारा गया, लेकिन इब्राहिम लोदी यहीं पे मारा गया। अब इब्राहिम लोदी यहाँ पे मारा गया, यहीं से लोदी वंश का खात्मा हो जाएगा और भारत में देखिए मुगल साम्राज्य की यहाँ पे स्थापना हो जाएगी बाबर के नेतृत्व में 1526 में। अब चूंकि हम लोग इब्राहिम लोदी को देख रहे हैं तो वहीं पे वो मारा गया, ठीक है, तो पानीपत में ही आप देखेंगे वर्तमान में, ठीक है, यही है पानीपत में इब्राहिम लोदी का वहाँ पे मकबरा बना दिया गया है एक हेरिटेज प्लेस के रूप में, ठीक है, आप समझ सकते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसको, ठीक है, अपने अंदर इसको समाहित कर लिया है। तो कुल मिला के यही कहानी थी लोदियों की, जो पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब अगला क्लास से देखिए मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको अभी दक्षिण भारत में खासकर चलना है। विजयनगर साम्राज्य हो गया, बहमनी साम्राज्य होगा, ये सब टॉपिक कंप्लीट हो। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक आप शुरू होगा सूफी आंदोलन, ठीक है, भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन के बाद सूफी आंदोलन कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद से फिर हम लोग फाइनली इस मिडेवल हिस्ट्री के अंतर्गत मुगलों को शुरू करेंगे। तो पूरा देखिए सीक्वेंस टॉपिक है, हर एक क्लास को देखिए, कहीं से आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपनी ड्यूटी आप लोग जारी रखें, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें एंड जय हिंद।